अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एडवांस में आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। लेकिन जाहिर है कि हमारा प्रोग्राम सियासी और करंट अफेयर पे है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। आजकल के जो हालात हैं वो ये तकाजा करते हैं कि इसके ऊपर हर पल बात की जाए और किसी कंक्लूजन तक पहुंचा जाए। और अब बातचीत के दरवाजे खुल गए हैं और उसकी सबसे जो उसमें राब्तों में तेज़ी आई है वो जो एक मुल्क में इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्त थी, उस पर जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं और तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। यानी कि जो 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस होने हैं, इसके ऊपर बातचीत तब्दीली हो सकती है। अब वो कितनी तब्दीली हो सकती है, वो इस शर्त पर हो सकती है कि अगर सियासी जमातें बातचीत करें। अब उसमें मुख्तलिफ तरीके से बातचीत की जा रही है। अब वो बातचीत कितनी कारआमद होती है, ईद के बाद की या ईद की छुट्टियों के बाद की, किसकी छुट्टी होती है, किसकी नहीं होती है, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस्लामाबाद पब्लिक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नसीम सदीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। नसीम सदीकी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। आपको एडवांस में ईद मुबारक मेरी जानिब से। और हमारे साथ हैं जुल्फ़कार अली बदर साहब, स्पोक्स पर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। जुल्फ़कार अली बदर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और मेरी तरफ से आपको एडवांस में ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया जी, बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से भी आपको, आपके इदारे को, आपके लोगों को, नसीम सिद्दीकी साहब और पूरे मुस्लिमा और पाकिस्तान के तमाम लोगों को मेरी तरफ से और मेरी लीडरशिप की तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साथ रहिए। नसीम सदीकी साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नसीम सदीकी साहब, अब बातचीत यहाँ तक पहुँची है, इलेक्शन से शुरू हुई थी कि इलेक्शन कब होने हैं पंजाब में। अब आखिरकार आके जो अप्रैल में होने थे, ये 14 मई की तारीख आ गई। अब 14 मई से भी लगता यह है कि वो 14 मई को तो होते नज़र नहीं आ रहे। अब बात आ गई है मुज़ाकरात के ऊपर कि मुज़ाकरात किए जाएँ। अब मुज़ाकरात जैसे हो रहे हैं वो सब सिनेरियो आपके सामने है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जिस तरह से मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें कामयाबी मिल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी ईद मुबारक, जुल्फ़िकार को भी और तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगा। आप अगर 90s की सियासत देखें, जिस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव था, फिर 99 में मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगता है। मैं लंदन में मौजूद था, जुल्फ़िकार बदर के वालिद साहब जहांगीर बदर साहब भी लंदन आया करते थे। आपको देखें कि लंदन में जाके बैठ के आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना पड़ा। फिर आप 2007 में वहाँ पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मौलाना फजल रहमान, इमरान खान साहब, असफंद यार वली, महमूद अचकज़ई, तमाम लोग मौजूद थे। मोहतरमा भी उस वक्त हयात थी, वो भी मौजूद थी। नवाज शरीफ तो एग्ज़ाइल में थे, शहबाज शरीफ साहब, सब लोग। मतलब जब आपके सर के ऊपर इतनी बुरी पड़ती है तो फिर आप बैरून मुल्क भी तमाम लोग इकट्ठे होकर कंसेंसस निकालने की कोशिश करते हैं। अभी तो आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो अभी कह रहे हैं कि अभी तक लंदन प्लान बन रहे हैं, तो लंदन हमारी सियासत से अभी आउट नहीं हुआ। लंदन में प्लान नहीं बनने चाहिए, प्लान पाकिस्तान में बनने चाहिए। और अगर तमाम लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं, हालांकि उनके ऊपर PTI और इमरान खान साहब की तरफ से बहुत हमले हुए, नाम बिगाड़ा गया, बहुत चीज़ें की गई, लेकिन कभी उन्होंने उसके जवाब नहीं दिए। इतनी तलखियाँ बढ़ने के बावजूद उन्होंने कहा है कि जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे पाकिस्तान में आग लगी हुई थी, उन्होंने कहा था पाकिस्तान खप्पे। तो पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए, सबको मिलजुल के बैठना चाहिए, इसका कोई हल निकालना चाहिए। बात आ जाती है लेकिन हल देखें, हल कैसे निकलेगा जब पीपल्स पार्टी तो कहीं ना कहीं संजीदा नज़र आती है और कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ मौलाना साहब हैं, मौलाना साहब ने तो ये कह दिया है कि जी बंदूक और अब हथौड़े की बुनियाद पर अगर मुज़ाकरात कहते हैं तो वो नहीं हो सकते, और अदालत को तो उन्होंने ना जाने क्या कुछ कह दिया, पंचायत तक कह दिया। हालिया इसी हथौड़े की वजह से तो इनकी हुकूमत आई थी। उस वक्त तो ये चीफ जस्टिस उनको बहुत अच्छा लग रहा था और उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने आइन को बचाया था, क्योंकि जिस मुल्क में आइन होता है वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होती, वहाँ पे आइन सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट उसके बाद होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह करनी होती है। अच्छा, इस पे तो कोई दो राय है नहीं कि अगर कोई असम्बली तहलील होती है तो आपने 90 दिन के अंदर आपने उसके इलेक्शन करवाने। अब मसला जो नया है वो ये निकल आया है कि अगर
अगर 2 असेंबलियों के इलेक्शन करा दिए जाएं तो बाद में जो अपना हमारे कौमी असेंबली के और 2 बाकी सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन होंगे उनके ऊपर ये असरअंदाज हो सकते हैं। तो भाई इसका हल भी तो पार्लियामेंट ने निकालना है। आपने पार्लियामेंट में पीटीआई को आने नहीं दिया, पहले आप उनके इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे थे, फिर आपने एकदम से उनके इस्तीफे कबूल करने शुरू किए। अगर पीटीआई आज मौजूद होती है असेंबली में तो असेंबली के अंदर मिलके आपको कंसेंसस निकाल लेते। लेकिन अगर अभी भी अगर आप मिलजुल के बैठे, थोड़ी पहले तो तलखियां कम करें, ये जो बंदूकों का रुख एक दूसरे की तरफ किया गया ना, और जिस तरह जबान इस्तेमाल होती है तमाम तरफ से, लेकिन पीटीआई की जानिब से जो अभी तक मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं से सॉफ्ट कॉर्नर आया है सामने, सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ की जा रही है उनकी जानिब से, जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज़ भी कह चुकी हैं कि किसके साथ मुज़ाकरात, दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जुल्फ़कार अली बदर साहब, आप बताइएगा कि मुज़ाकरात की राह में रुकावट कौन नज़र आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त हुकूमत की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, ये जो मुज़ाकरात वाली बात है ना, देखें, ये मुज़ाकरात का दरवाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमेशा से इस बात पे आमादा रही है और बिलीव करती है कि मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। और आप देखें कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा कि अनकंडीशनल बातचीत होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से करें। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने खिताब के अंदर उस दिन उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि हमें किसी का चेहरा पसंद हो या ना हो, ना मेरा ना आपका, हम सबका पाकिस्तान। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था सारी सियासी कुव्वतों के लिए कि भाई इसके अंदर ना मेरा ना आपका कोई जिद है ही नहीं, सियासत में जिद होती नहीं, अपनी अना होती नहीं। आपने अपनी सियासी जिद से बालातर होके मुल्क और मुल्क के अवाम के लिए इकट्ठे होना है। मुज़ाकरात के दरवाजे के लिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है। जो इत्तेहादी इस पे आमादा नहीं थे उनको कायल करके आमादा कर रहे हैं। बिलावल साहब फजलुर रहमान साहब को भी मिलने गए, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब की जो बेसिक रवैया है ना, वो गैर सियासी रवैया है। वो ओए तोए, गालम गलोच, बुरे नामों की सियासत करते रहे। ऐसी सियासत की है जैसे नौटंकी वाले सियासत करते हैं, स्टेज ड्रामों वाले सियासत करते हैं कि स्टेज पे खड़े होकर बुरे नाम बोले, उनकी नकलें उतारे। ये एक सियासी लीडर को जेब नहीं देता। यहाँ पे अगर आपको अल्लाह ताला ने एक लीडर बना ही दिया है तो आप लीडर बने। आप अपने सियासी जो आपकी इनकम्पिटेंसी है, कैपेबिलिटी है, उससे बाहर है, सीखे, लोगों से, दूसरों से सीखे। तो इस सारे रवैये की वजह से जो मामला के अंदर है वो कशीदगी आई हुई है। और कुछ सियासी पार्टियों के जो हेड है वो पीडीएम के अंदर नहीं चाहते कि वो करें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उनको कायल कर लेगी, आमादा कर लेगी कि वो टेबल ऑफ डायलॉग पे आए, विंडो ऑफ डायलॉग बंद न करें और बैठ के बातचीत के जरिए ये मामला करें। अच्छा, ये जो मौलाना साहब को रिजर्वेशंस हैं, इसमें कितनी हकीकत है और पीपल्स पार्टी की क्या राय है इस पर कि जो वो ये कहते हैं कि पहले बंदूक थी और अब हथौड़े की बुनियाद पर ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात करें, तो इसमें बंदूक और हथौड़े का क्या कमाल है? देखिए, बात यह है कि वो जो बेसिक रोल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो उस दिन 2-3 पहले अपने कोर्ट के अंदर बात की कि तमाम पार्टियों को मैं कहता हूं कि उसकी रिप्रेजेंटेशन आए और बैठ के आपस में मामला करें। उन्होंने 27 अप्रैल तक का टाइम भी दिया, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब ने वेलकम भी किया। असल बात यह है कि ये जो चीफ जस्टिस ने अब आके इतना थोड़ा टाइम देके और एक तमाम पार्टियों को कहे कि आप बैठ के करें और मैं फिर फैसला करूंगा, क्या ये अच्छा होता? फुल कोर्ट बना दिया जाता और ये जो प्रॉब्लम आई थी ये ना आती। और चीफ जस्टिस उस दिन सुओ मोटो लेने से पहले सबको बुलाते, फैसला करने से पहले सबको बुलाते कि आपको मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, आप बैठ के आपस में कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज कर ले। तो मैं समझता हूँ कि ये बात नौबत यहाँ तक ना आती, बात यहाँ तक ना आती। अब इस सारे मामले के अंदर आप देखिए, जैसे मैंने पहले बात की ना कि अगर मिसाल देता हूं कि अगर आपको गली मोहल्ले में आपका कोई हमसाया या दूर दराज का रिश्तेदार जब आपके साथ गलत गुफ्तगू करेगा, बुरा भला कहेगा, तो आप उसके साथ भी बातचीत करने से कतराएंगे। तो यहाँ पे तो इमरान खान साहब बड़ी पब्लिक में खड़े होकर मौलाना साहब और बाकी लीडरशिप के बारे में जो गुफ्तगू करते रहे, इसमें इमरान खान साहब को अपने गिरेबान में ध्यान से अपनी गलती का एहसास करने की जरूरत है कि वो जब
जाके टेबल पे बैठेंगे, किस मुंह से जाएंगे? इसलिए तो वो जा नहीं रहे, क्योंकि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ सिंसेयर नहीं है, नहीं चाहते कि मसाइल का हल निकले। तमाम कुव्वतें पाकिस्तान की पहली दफा 1 साल पहले ही एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर हुकूमत अच्छा जुल्फकार अली बदर साहब, अब ठीक है, वो तो सही है, लेकिन आपने ये हथौड़े और बंदूक वाली बात नहीं की है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इन सारे जो मुज़ाकरात हैं इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कितना कोई रोल है, कि इस्टेब्लिशमेंट क्या उसमें की उसकी भी सपोर्ट या उसका भी एक हिस्सा है इस मुज़ाकरात में? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट तो यही चाहेगी कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आए, मुआशी इस्तेकाम आए, और अगर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के आपस में मामला तय कर लेती है तो इस्टेब्लिशमेंट को क्या प्रॉब्लम होगी? इस्टेब्लिशमेंट का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो तो ये चाहती है कि मुल्क के अंदर एक सारे मिल बैठ के। जी ठीक है, गॉट योर पॉइंट जुल्फकार साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो बात की है जुल्फकार अली बदर साहब ने कि इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सियासी जमातें बैठ जाएं, लेकिन उनका रोल इसमें है इन मुज़ाकरात में किसी ना किसी सतह पर? क्या जो एक सिनेरियो मुज़ाकरात का बन रहा है कहीं उधर से ही ये फरमान तो नहीं आया? आलिया देखें, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर दुनिया में कोई काम नहीं। जो कहता है ना कि ये पॉलिटिकल है या इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल रोल होता है, मौजूद होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो भी रियासत का हिस्सा है। इन्होंने भी सिक्योरिटी देखनी होती है, बाकी मामलात देखने होते हैं। सियासतदान को अपने मामलात खुद हल करने चाहिए। अगर उनके अंदर स्ट्रेंथ पैदा हो जाए, इनके अंदर यूनिटी पैदा हो जाए, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का इतना रोल नहीं रहता। अभी जिस तरह मेरा बड़ा प्यारा भाई, बल्कि मुझे इसको भतीजा कहना चाहिए, जुल्फकार अली बदर बात कर रहा था तलखियों की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, हम एक पाकिस्तान में रहते हैं, एक मुल्क में रहते हैं, तलखियाँ कम होनी चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिक्स में तलखियाँ नज़र आती हैं। दुनिया की आप पॉलिटिक्स देख लें, आप इंडिया की पॉलिटिक्स उठा के देख लें, बहुत बड़ी जमहूरियत है, आप बरतानिया की देख लें, वहाँ पर भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती है। और ये जो कहा जाता है ना कि इमरान खान साहब की ने कोई नई चीज़ लेके आगे, तो भाई ये नई चीज़ कोई नहीं है। फिर मैं आपको बताऊं कि तलखियां कहां तक गई कि नून लीग जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क कहती थी ये कौन होती है जो अपने बाप को शहीद कहती है। ऐसी ऐसी तो बातें नवाज शरीफ ने तकरीरों में की हैं। और जो बरहना तस्वीरें मोहतरमा और उनकी वालदा की फेंकी गई थी, हम कॉलेज के ज़माने में देखते थे, तो इतनी तलखियां तो कहीं भी नहीं गई। लेकिन इक़्तिदार के लिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए ये साथ बैठे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि ये नवाज शरीफ जो है ये ज़ियाउल हक का बेटा है। शहबाज शरीफ कहता था मैं पेट फाड़ के सड़कों पे घसीटूंगा। कम से कम इमरान खान ने ऐसी बातें तो नहीं की। तो इक़्तिदार के लिए अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग इस तरह इकट्ठी बैठ सकती है, काफ लीग को कातिल लीग कहा जाता था, बिल्कुल, और फिर इमरान खान कहता था पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, मतलब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको इन्हीं लोगों के साथ बैठना पड़ता है। तो बस ये ना कहा जाए कि इमरान खान ने ये किया, सब ने उससे भी ज्यादा बदतर किया। जो हो गया वो हो गया, आगे क्या होगा? आगे यही होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, लेकिन कौन अपना मौकफ से पीछे हटेगा? किसी को हटना पड़ेगा, दोनों को हटना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर बात बनेगी। लेकिन बात बनने के लिए आगे कैसे होगा ये सारा सिलसिला, इस पर ब्रेक एक शामिल कर लें, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम हमने छोड़ा था कि अब आगे क्या होगा, कौन अपनी बात से पीछे हटेगा ताकि बात बन सके। लेकिन हमें ज्वाइन किया है कंवर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और इस वक्त पंजाब हुकूमत जो कि निगरान हुकूमत है उसमें मशीर कानून भी हैं वज़ीर आला के। कंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको एडवांस में ईद मुबारक। आपको मुबारक हो जनाब। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा सर, बात अब जो आइन और कानून से हटकर मुज़ाकरात पर आ गई है, सियासतदानों के हाथ में आ गई है, तो अब ये सियासतदान क्या इसके साथ कैसे निपटेंगे? कोई आपको लगता है कि कोई हल निकाल लेंगे? नहीं, मैं बहुत मुश्किल बना है, पेश आ रहा है। वैसे तो चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा खुश आइन कदम उठाया था और उन्होंने सियासी जमातों के रहनुमाओं को मौका भी दिया कि आप आपस में मुज़ाकरात करके कोई इलेक्शन की तारीख जो है वो खुद ही मुतय्यन कर लें और हमें मतला कर दें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके फैसले की तायद करेगी। लेकिन ये मामला बिगड़ता हुआ चला गया है और जो हम इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर भी एक सही मायनों में एक पेज तो नहीं है और मुख्तलिफ राय है और इख्तिलाफात पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो आज हुई है
वो कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो आम लफ्ज हम कहेंगे, पब्लिक समझते नहीं है उसका, अदालती इस्लाहात का इस्तेमाल करेंगे हम, जो अदालती इस्लाहात का एक्ट जो है 2023 जी वो बिल्कुल। मंजूर हो गया है, कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया है, उसको नोटिफिकेशन कर दिया गया है। और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अहम पेशरफ्ती हो जाएगी कि आया इस फैसले को वो तस्लीम करते हैं या इसको स्ट्राइक डाउन करते हैं। अब इसकी जो अहमियत है ना, 27 अप्रैल की जो उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इनवाइट किया है, वो चला गया पशे पुश्त। अब सबसे बड़ी अहम बात ये होगी कि जो आज खुद नोटिस लेने का जो बेंच था, वो इस अदालती इस्लाहात एक्ट 2023 के तहत गैर मुयसर हो गया। लेकिन कमर दिलशाद साहब, इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया ना कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो ये अगर कानून का हिस्सा बन भी गया है तो उससे पहले ही अदालत ने तो फैसला दे दिया है, तो अमल दरामद तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन्होंने भी देखो, वो भी जो एक पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने भी अपना सोच समझ कर अपना कोई कदम उठाया है, तमाम पहलुओं को देखते हुए, जैसे आपने फरमाया, हमारा भी ख्याल है। लेकिन वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ताबे है अपनी पार्लियामेंट के हकामात को तस्लीम करने को, लॉ ऑफ लैंड को तस्लीम करना जो है वो तमाम इदारों के लिए लाजमी हो जाता है। अब ये लॉ ऑफ लैंड बन गया है, जो लॉ ऑफ लैंड बन गया है तो उस पर अमल दरामद करना तमाम इदारों को, साथ इदारे लेकिन हों, बहुत दफा कमर दिलशाद साहब या ऐसा हुआ है कि कुछ कानून साजी की गई है और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। कोर्ट ने कलअदम करार दिया, जिसके ऊपर सदर ने साइन भी कर दिए थे। कंवर दिलशाद साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा भी है कि अगर इस तरह सोमोटो का ये सेट असाइड हो जाता है तो क्या पिछले साल जो सोमोटो लेके अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग कराई गई थी, क्या वो भी सेट असाइड हो जाएगी? और जिस तरह डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को इन्होंने सेट असाइड किया था, तो इनका तो पार्लियामेंट के जो फैसले होते हैं उसके ऊपर तो फिर कोर्ट एक्शन ले ही नहीं सकती, जुरिसडिक्शन ही नहीं उनकी बनती। तो ये सारी चीजें जरा प्लीज जवाब दीजिएगा। आपके भी दलाइल में बड़ा वजन है, बिल्कुल वजन। ये तो इसका तो जवाब जो है हमारे आईनी माहिरीन अच्छी तरीके से दे सकेंगे कि अभी वो इसका पिछली तारीख से होता है या आगे कब से शुरू होता है। अब ये जो हुआ है ये अब सर, जहां तक हमारी दानिस्ता नॉलेज के मुताबिक तो ये है कि जब कानून बन जाए तो तब से वो ऑनवर्ड है, बाकी उसके ऊपर इफेक्टिव जो माजी में जो कुछ हुआ उसके ऊपर नहीं होता। मैं चाहूंगी कि जुल्फकार अली बदर साहब आप इसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा कि कानून साजी, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, अब कानून बाकायदा बन गया है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, इससे पहले क्या ये पुराने केसेस पर भी जो हुए हैं, जिन पर सो मोटो हुआ है, जिन पे कार्रवाई हुई है, वो ख़त्म हो सकते हैं या ये नए होंगे, उसी के ऊपर होगा? मैडम, जैसे अभी आप बात जो कर रही थी ना कि जब नई कानून साजी होती है, जिस दिन वो कानून बन जाए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, तो उसके अंदर फिर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं उसका होता। उसके जो पुराने फैसले हो चुके होते हैं उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। वो फॉर फ्यूचर ऑनवर्ड, फ्यूचर रेफरेंस जो चीज होती है वो उस कानून के तहत होती है। लेकिन ये जो इन्होंने कानून पास किया है, इसके अंदर इंटरेस्टिंगली ये पास किया है कि इसके अंदर पुराने फैसलों में भी रद्दोबदल हो सकती है। और जो वो कैसे हो सकती है? मेरी बात तो सुनने में जी कि जो सुओ मोटो के तहत फैसले हुए उनके अंदर अपील का एक राइट दे दिया गया है कि वो फिर अपील जो है वो एक लार्जर बेंच के पास जाएगी और उसके अंदर भी फैसले चेंज होंगे। पीटीआई भी अच्छा, जो इंटरेस्टिंगली जब ये मामला, अच्छा, ये फिर वो ये अच्छा माजरत के साथ, अच्छा जुल्फकार साहब आपको दोबारा इंटरप्ट कर रही हूँ, नसीम सदीकी साहब ने भी यही पॉइंट उठाया, मैं भी यही उठा रही हूँ कि फिर इसका मतलब ये है कि जो पीटीआई है वो भी जाएगी, जो स्पीकर की रूलिंग के हवाले से चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया था, वो भी अब जाएगी, अपील का राइट रखती है। देखिए, मैं यही अर्ज करने लगा था कि इस तरह अगर माजी के फैसलों के अंदर जाने लगे ना, तो फिर एक नया मामला खुल जाएगा, एक नया चैप्टर खुल जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे फैसले जो होके टाइम बार्ड हो चुके हुए हैं, उनके अंदर उनको राइट ऑफ अपील मिलेगा और राइट ऑफ अपील के अंदर फिर कई चीजें रिवर्स होंगी, कई चीजें नहीं होंगी। तो ये एक नया ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर गुंजन ही गुंजन है और कॉन्ट्रोवर्सीज ही कॉन्ट्रोवर्सीज है। तो मैं समझता हूँ इस सारे कानून साजी के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई चीज नल एंड वॉइड या उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है,
तो वो ये पॉइंट कर सकता है कि इस कानून के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला जो मामला है कि ये कानून अगर बना है तो ये फ्यूचर ऑनवर्ड जो है ये उसके ऊपर अमल दरामद होगा, पिछले फैसले से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकेगा। अदरवाइज अगर इसको पूरे के पूरे को स्ट्राइक डाउन करता है सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑनरेबल बेंच या जजेस, तो फिर पार्लियामेंट इसको दोबारा पास करेगी तो ये मामला खत्म नहीं होगा, ये लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर मामला तय हो सकते हैं। अच्छा जुल्फकार साहब, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी इसको इसके ऊपर अमल दरामद से रोक चुकी है, तो वो तो पहले ही रोक दिया गया है, तो अब ये कानून का हिस्सा भी बन जाए तो ये तो बस एक कागजी कार्रवाई है, अदरवाइज अमल तो हो नहीं सकता। देखिए, एक कानून बनने से पहले ना सुप्रीम कोर्ट इसको रोक नहीं सकती। एक चीज बनने का एक टाइमिंग होती है, जब तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साइन ना करे वो एक चीज हरकत में ना आए, आप उसको कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये भी एक एक्ट जो था ये गलत एक्ट था कि भी उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया है। ये अब कानून चूंकि बन चुका है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कोई दरखास्त डालेगा कि जनाब ये एक बना है, इस डेट को बना है, इसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया है, इसके ऊपर ये मसाइल है, इसके ऊपर आप इसकी इंटरप्रिटेशन करें कि ये आइन से मुतज़ादम क्या शिक्के हैं इसके अंदर, या और इसके अंदर क्या ऐसी शिक्के हैं जो इस्लाम और कानून के जो है उसकी नॉट इन कंफर्मिटी विद इस्लाम एंड कुरान है। जी ठीक है। वो फिर इसके लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बनेगा, वो इसकी इंटरप्रिटेशन में जाएगा, जो चीजें समझ नहीं आएंगी उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। अगर ये पूरे को करेगा, ये मतलब तो कि ये बॉल कभी पार्लियामेंट की कोर्ट में और कभी सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में, ये ऐसा ही नजर आ रहा है। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा है? आलिया, कौम को टोटली मिसगाइड किया जा रहा है। बात यह है कि एक अदालत के अंदर कत्ल का मुकदमा चल रहा होता है और दूसरी अदालत में इक़दाम कत्ल का चल रहा होता है। अब इक़दाम कत्ल वाला मुलजिम कहे कि जज साहब हले तो मैं कत्ल कीता ही नहीं है, तुसी पहले इक़दाम कत्ल का मुकदमा चलाना शुरू कर दिया है। तो बात यह है कि ये फुल कोर्ट की जो रट लगाई हुई है ना, और अपनी असेंबली तो पूरी कर लें। जिस असेंबली में अपोजिशन मौजूद नहीं है, 2 नंबर अपोजिशन वहाँ पे मौजूद है, वो किस तरह कोई बिल पास कर सकती है? बिल्कुल पार्लियामेंट का हक बनता है कानून बनाना, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी के साथ। जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ कानून बनते हैं उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसमें भी कोई अवामी इंटरेस्ट या कोई उसमें सेल्फ चीज़ हो तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकता है। आपने देखा कि जब PTI की गवर्नमेंट थी कौमी असेंबली में, वहाँ पे अपोजिशन भी भरपूर मौजूद थी, वो अक्सरियत के साथ बिल पास करते थे, फिर वो सेनेट से पास करवाते थे, फिर सदर भी उस पर दस्तखत कर देते थे, लेकिन रिट पिटिशन लेके लोग इस्लामाबाद जाते थे, वो कानून ख़त्म हो जाता है। पीका का जो कानून था उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो ये इस वक्त 2 नंबरी कर रहे हैं, असेंबली के अंदर जाके ये कानून पास करते हैं। जब बिल के ऊपर दस्तखत करने पड़ते हैं तो 42 मेंबर्स उसके ऊपर साइन करते हैं, और उसमें से भी ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कि रिजर्व सीट पे आए हुए होते हैं। तो ये पार्लियामेंट क्या, परसों मैं पार्लियामेंट हाउस गया हूँ बड़े अरसे बाद, प्रेस गैलरी खाली पड़ी थी, कौमी असेंबली का इजलास चल रहा था, 22 लोग बैठे हुए थे। आप इसको असेंबली कहते हैं? इन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ है असेंबली का, और हेड ऑन हुए हुए सुप्रीम कोर्ट के साथ। यानी कि आपकी असेंबली 300 से ज़्यादा मेंबर्स की असेंबली होती है, वहाँ पे 17 जजों की गुंजाइश है, 15 जज मौजूद हैं, उनमें इख्तलाफ होता है। ये खुद वकील है, इनको पता होना चाहिए कि जब भी कोई फैसला आता है, इसके अलावा यानी कि कौमी असेंबली की जो अभी आया है इलेक्शन वाला, इसके अलावा भी फैसले आते हैं। 5 जज बैठे हैं, 3-2 से आ गया, 4-3 से आ गया, इख्तलाफी नोट होते हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि जी उनके अंदर इख्तलाफ आ गया। बात यह है कि यहाँ पे बड़ी अहमियत दी जा रही है। जब एक ऑन रिकॉर्ड 9 जजों का बेंच बना था, 3 तक रह गया, 3-0 का फैसला आया है। उससे पहले 5-0 का फैसला आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस सो मोटो एक्शन ले सकते हैं। क्या 14 मई को इलेक्शंस होंगे? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात में अब कामयाबी किसकी हो सकती है और किसकी ईद के बाद छुट्टी होगी, किसकी नहीं होगी, कौन कम बैक कर सकता है। कमरदीन शाह साहब, आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए कि ईद के बाद किसी की छुट्टी हो सकती है? नहीं, मेरे दोस्त हैं नसीम सिद्दीकी साहब का बड़ा गहरा मुताला है, पार्लियामेंटेरियन को रिपोर्ट को ये कवर करते हैं। मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि ये एक्ट बना है, एक्ट होती है सिंपल मेजॉरिटी के जरिए। जब आप कानून साजी करेंगे, आइन में तब्दीली करेंगे, आइन की आर्टिकल में आप तब्दील लाएंगे, तो वहाँ 2/3 की जरूरत पेश आती है। ये एक्ट बना है,
जितने भी एक्ट बनते हैं, रूल बनते हैं, वो सिंगल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। तो अब ये सिंगल मेजॉरिटी के तहत इन्होंने अपना ये बिल जो है उसका 2 जगह से जॉइंट सेशन से भी करवा लिया। सदर मुमलकत साहब ने पहली दफा भी इनकार किया, दूसरी मरतबा भी इनकार किया। वो उनका एक इस्तेहकाक है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी बिल पर वो अपनी नापसंदगी का इजहार कर दें। अब ये बिल बन गया है, ये बिल्कुल एक्ट बन गया है और इसमें ठीक है, उन्होंने दुरुस्त फरमाया, हाजिरी कम है, कोरम पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने। ये सारी चीजें होती हैं और इलेक्शन कमीशन हमारा सो रहा है, देखिए। हाँ, ये हो गया। अब ये एक्ट बन गया है, अब ये लॉ ऑफ लैंड हो गया है। अब इसके बहस चलेगी, ये शुरू कहाँ से होना है, खत्म कहाँ से होना है, कब से स्टार्ट होना है, ये उसका नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद, बिल पूरा पढ़ने के बाद अंदाजा होगा कि ये कहाँ से शुरू होगा। एक बात चले, इसकी बहस गवर्नमेंट इसकी आड़ में, हुकूमत पाकिस्तान इसकी आड़ में ये जो 27 तारीख को जो पेश होंगे तो ये कहेंगे जनाब हमारा तो एक्ट बन चुका है, अब इस बेंच की कोई अहमियत नहीं, ये गैर मुयसर हो गया है। तो लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूँ गैर मुयसर का। अब उस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब क्या रूलिंग देते हैं, क्या स्ट्राइक करते हैं, ये तो उसी तरह की जंग शुरू हो जाएगी जैसे कि सज्जाद अली शाह के जमाने में हुआ था। इधर से जनाब उस वक्त की हुकूमत नवाज शरीफ साहब की थी, वो एक बिल पास करती थी तो लेकर अपने सज्जाद अली शाह साहब उसको स्ट्राइक डाउन कर देते थे चंद घंटों के बाद, फिर दोबारा बिल बनता था, फिर स्ट्राइक डाउन कर देते थे। उसके बाद नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला जो हुकूमत ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने आर्टिकल 190 के तहत आर्मी चीफ को खत लिख दिया कि जी मेरे हकामात पे अमल नहीं हो रहे। तो आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी डिफेंस को भेज दिया। फिर जो ये कह रहे थे कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुल्क में अगर मुज़ाकरात नहीं होते और कोई बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती तो फिर उसके बाद मार्शल लॉ ही लग जाएगा। तो फिर ये मतलब 97 में भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और आज भी नवाज शरीफ के भाई वजीर आजम है, ऐसी सिचुएशन इनके दौर में क्यों पैदा होती है? अच्छा, जुल्फकार अली साहब आप मुझे ये बताइए कि जाहिर है कि इलेक्शंस 14 मई को नहीं हो रहे, ये तो तय है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल तो नहीं हो रहा, आगे किस तरह से बढ़ना है उसके लिए क्या टाइमलाइन तय की गई है? पीपल्स पार्टी क्या समझ रही है कि हम किस फ्रेम में आकर फिट हैं और मशवरे दिए जा रहे हैं कि इस टाइमलाइन को अगर फॉलो कर लिया जाए तो वो सही है? देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बात की थी ना अपनी पिछली प्रोसीडिंग्स के दौरान, उसको आसिफ अली जरदारी साहब ने वेलकम किया और उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस साहब के इस इकदाम को वेलकम करते हैं और समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और फोर्सेस को बैठ के करना चाहिए, बातचीत कंसेंसस के जरिए टेबल पे मसले को हल करना चाहिए, जिसको अप्रिशिएट भी किया चीफ जस्टिस ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज से बिलीव करती है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल टेबल पे बैठ के मसले को हल करना है, ना कि हम अपनी जाति जिद और अना को। अब जाहिर है कि आप पीटीआई के पास जाएंगे, आप फ्रंट पर आप ही हैं मुज़ाकरात के लिए, तो पीटीआई को क्या ऑफर करेंगे? कोई तो फॉर्मूला होगा ना। बात ये है कि सिर्फ ये नहीं कि हम पीटीआई के पास जाएंगे या पीटीआई हमारे पास आएगी, असल बात ये है कि हमें एक दूसरे की सियासी जिद्दों अनाओं से और अपनी जाति इख्तिलाफात। सर ये तो बात हो गई ना जुल्फकार सर, ठीक है, बातें सब हो गई हैं। आप देखिए ना, लॉजिकली मुझे सिर्फ समझा देना, मैं तो पीटीआई के लीडर्स और पीटीआई की लीडरशिप से भी यही तवक्को रखते हैं। सर तो वो छोड़ दें, अभी फिलहाल ये है कि आप किस पॉइंट पे आप क्या फॉर्मूला पेश करेंगे कि भाई आ जाएं, ये हम इस पर तमाम अपने इत्तेहादियों को राज़ी कर लेंगे और आप भी इस पे इत्तफाक कर लें। जाहिर है कि आप एक मिड रोल प्ले कर रहे हैं तो कुछ ना तो कुछ ऑफर करेंगे। देखिए, ऑफर यही है ना कि मसला ये कि मुल्क के अंदर एक सारी पॉलिटिकल पार्टीज और पीड़ितें वो मुल्क के अंदर एक दिन इलेक्शन करवाना चाहते हैं एक ही देश में। हम अपने इत्तेहादियों को जो पीडीएम की सूरत में लोग बैठे हैं पीपल्स पार्टी के साथ पीडीएम के, तो अक्टूबर से पहले राजी कर लेंगे, करके उनको भी कायल करके मादा कर रहे हैं कि आप टेबल पे आए, बैठे और टेबल पे गुफ्तगू के जरिए मुकालमे के जरिए मसले का हल निकालें। और दूसरी जानिब हम ये भी तवक्को करते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप भी अपने रवैये में लचक और तब्दीली लेके आए ताकि वो भी टेबल पे आके बैठ के मसले का हल निकाले। जी ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जो फैसला करना है वो करना है। जी ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आखिरकार ये मुज़ाकरात अभी तो अना की जंग है और अभी तो रवैये तब्दील होने की बात हो रही है, अभी कोई फार्मूला किसी के पास भी नहीं है, तो फिर आखिरकार चीफ जस्टिस साहब ने ही ऑर्डर पास करना है। बात यही है, देखिए बात यही है कि सारी बात चीफ जस्टिस के ऊपर आ गई है। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील की गई
तो उसके वक्त आइन के मुताबिक फौरी तौर पे आपने वज़ीर आला भी लगा दिए, निगरान वज़ीर आला, आपने कैबिनेट भी बना दी, सारे काम कर दिए, लेकिन जो गवर्नर हजरात को 90 दिन के अंदर डेट का ऐलान करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। ये सबसे बड़ी ज़्यादती जो है वो दोनों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स इस बात में मुलजिम है या मुजरिम है, इस बात के वो दोनों हैं कि अगर वो उस वक्त ऐलान करते और इलेक्शन कमीशन को पैसे दिए जाते तो इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करती। जब इलेक्शन कमीशन को आप पैसे नहीं देंगे, उनको सपोर्ट नहीं देंगे, तो वो कैसे इलेक्शन करवाएंगे। अभी भी चीफ जस्टिस ने जिस तरह 27 तारीख को दोबारा हियरिंग होगी, तो 27 तारीख से लेकर 14 मई के दरमियान तकरीबन 16-17 दिन बचते हैं, तो 16-17 दिन में अगर पैसे मिल भी जाएं तब भी मुमकिन तो किस तरह वो इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा, यानी कि हुकूमत ने टाइम गेन कर लिया। कमर दिल शाह साहब, गवर्नमेंट ने टाइम गेन कर लिया इस सारी बहस में। बॉल पार्लियामेंट की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट तक, ये इससे हुकूमत को बेनिफिट हासिल हो गया है और इलेक्शन 14 मई को नहीं होने जा रहे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। देखा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार इस पर जोर दे रही है कि हमने आगे तारीख के एक दिन की भी हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन अभी नसीम सिद्दीकी साहब ने भी बड़ा अहम नुक्ता उठाया। मैं भी यही कह रहा हूँ कि जब आपके पास 15 दिन रह गए, अभी तक 21 अरब रुपया इलेक्शन को नहीं दिया गया कमीशन को और सिक्योरिटी जो है वो भी प्रोवाइड नहीं की गई, तो ये 15 दिन तो बैलेट पेपर के छपने में लग जाते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस लेती है 15 दिन, तो 15 दिन जो है वो बैलेट पेपर की आशात में लगेंगे। तो बैलेट पेपर को रिटर्निंग ऑफिसरों के यहाँ पहुँचाना दफातर में वो होती है सिक्योरिटी के जरिए, वो बकायदा आर्मी के रेंजर के जरिए हमेशा रवायत रही है, वो सिक्योरिटी के देते हैं और वो सिक्योरिटी के पेशेवर वो रिटर्निंग ऑफिसर के गोदाम में या जहाँ लॉक रूम बनता है वहाँ वो अपने पहुँचाने की जिम्मेदारी रेंजर को होती है। अब रेंजर भी नहीं है, 21 अरब रुपया भी नहीं है, तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मैंने एक दिन भी आगे एक्सटेंड नहीं होने देना, तो 14 मई को कैसे इलेक्शन होगा। ये तो बड़ा मुश्किल तरीन मरला पड़ता, फिर डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी, 14 मई की जाए 14 जून करना पड़ेगा, वो तो हो गया, डेट एक्सटेंड हो गई। या कंवर दिलशाद साहब अगर सोशल मीडिया पे करा लिए जाए तो कोई हल निकल आएगा, ट्विटर पे ही करा लेने हैं। हाँ जी, बोलो, मैं तो कह रहा हूँ घर बैठे भी वोट कास्ट हो सकता है, क्यों हो सकता है जनाब। अमेरिका में नहीं होता वोट कास्ट, बकायदा हो जाता है इंटरनेट के जरिए। ये क्यों अपना खर्चा कर रहे हैं आप, 1.5-2 अरब रुपया लेगी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस आपका बैलेट पेपर का, तो ये सारे पैसे बच जाएंगे। तो लेकिन बहरहाल मेरे दोस्त की बात अच्छी है। सर, अमेरिका की मिसाल ना दें, वो जो इस तरह से वोट होते हैं ना, उनके ऊपर भी बड़े शक व शुबात होते हैं। तो हमारे यहाँ तो पहले ही इलेक्शन के नतीजे को कोई मानता नहीं है, तो फिर किसने मानने हैं। तो जाहिर है कि हमें अब क्लोजिंग की जानिब जाना है। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, शॉर्टली फ्यू सेकंड में इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा कि ये बात तो ठीक कर रहे हैं कि फिर जाहिर है कि जिसको भी जो भी जीतेगा वो नतीजा कबूल नहीं करेगा। देखिए बिल्कुल बात सही, हमेशा होता यही है। और मैं ये कहूँगा कि जब अरबों खरबों रुपया इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है, कंवर दिलशाद साहब बैठे हुए हैं, इनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। बड़े आराम से कह देते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने रिगिंग करवा दी या फला चीज़ कर दी। पाकिस्तान के बड़े डिफरेंट डायनेमिक्स हैं, बड़े डिफ़िकल्ट एरियाज़ भी हैं जिस तरह किस तरह इलेक्शन हो जाते हैं। मेरे ख्याल से तो जिस तरह इंडिया में पार्टली इलेक्शन होते हैं, इस तरह पार्टली इलेक्शन होने चाहिए, साफ और शफाफ, ताकि कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन को भी टाइम मिले। अब 23 करोड़ की आबादी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी ख्वाहिश भी है और ऐसा आइडियलाइज भी करते हैं, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा हो। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप सो कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। और नाजरीन, इसी के साथ आप अपने प्यारों को ईद मिलिए और गिले शिकवे दूर कीजिए, रूठों को मनाइए, ईद की खुशियां अपनों के साथ बांटिए और इसी दुआ के साथ कि हमारे सियासतदान भी ईद के दिन मिल बैठेंगे और जो इनके मुज़ाकरात हैं वो कामयाब होंगे। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।